एयर वाइस मार्शल एजाज साहब, चीन के सदर कह रहे हैं कि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ वापस जाने से बचाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि मिडल ईस्ट में जहाँ पर इज़राइल जहाँ पे मौजूद है और उसका वहाँ पे असर और रसूख है, वहाँ पे तो पहले से ही जंगल का कानून है? जी बिल्कुल। और हमें ये चीज़ एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब लीग ऑफ नेशन को बिल्कुल ख़त्म करने का सोचा जा रहा था, उस वक्त दुनिया के हालात इससे कहीं बेहतर थे जो आज यूएनओ की मौजूदगी में हैं। ये जो 4 असूल उन्होंने बयान किए कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए और मुल्कों की सवरेनिटी को रिस्पेक्ट होनी चाहिए और बाहमी ताउन और डेवलपमेंट सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बुनियाद हैं। और इसी के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रेज्यूमेबली इंटरनेशनल जो सॉवरेन स्टेट सब ने एग्री किया और एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर वजूद में आया। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो इसके कस्टोडियन थे, जो P5 ममालिक थे, वो या तो इसमें खामोश तमाशाई बने हुए हैं या उनकी टेस्ट अप्रूवल है स्वाय चीन के, और कभी कभार रूस उनको जो है वो अपोज कर देता है। अदरवाइज़ बाकी 3 ममालिक वो तो अमेरिका की 2 ममालिक अमेरिका के साथ मिलके वो उन्हीं की लाइन टो करते हैं। ठीक है। और अमेरिका में इस वक्त ये हालात हैं कि वो ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल कवानीन, वो तो अपने मुल्क के आइन की भी पाबंदी नहीं कर रहे। तो उनसे ये तवक्को रखना कि वो प्रेसिडेंट साहब की ये जो आपने चाइना की जो ख्वाहिशात या एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से अखलाकियात के जो 4 प्रिंसिपल आपने दोहराए हैं, उनको तो इन चीज़ों का कोई जो है परवाह ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि उनके नज़दीक किसी भी गैर अमरीकी या गैर इजरायली जान की कोई कीमत नहीं है। जी जनरल क्यूम साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसी पे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहली जंग अजीम के बाद जब लीग ऑफ नेशन रिडंडेंट हुई तो फिर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आज अगर जो जंगल की कानून की चीन के प्रेसिडेंट ने बात की वो ठीक है। इस इन एडिशन टू दैट जो वेनेजुएला में हुआ वो जंगल का कानून नहीं है। हाँ, वो नहीं। अब देखिए, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा ट्रस्ट इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इज़ एट ब्रेकिंग पॉइंट। बान की मून जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कहा यूएन इज स्लिपिंग इनटू डिसफंक्शन। द पॉइंट इज़ कि ये तो है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या ये यूनाइटेड नेशन का कसूर है। पॉइंट ये है कि आपने, मेरे ख्याल अमेरिका ने को 41 वीटोज़ लगाए उनके रेजोल्यूशंस पैलेस्टीनियन के ख़िलाफ़। वो जो बात कहते हैं आप मानना नहीं चाहते, कश्मीर पे रेजोल्यूशंस हैं, आप उनको कोई मानने को तैयार नहीं है। और आपने अभी बोर्ड ऑफ पीस अलग बना के कर दिया है। एक बैनुल अक़वामी अदारा आपके पास मौजूद है, बजाय इसकी कि उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाए और ये देखा जाए कि इंसाफ कैसे। देखो ना, यूनाइटेड नेशन किसने बनाई थी? विक्टर्स ने बनाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जीते, उन्होंने कहा ये बनाते हैं, एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाते हैं, वीटो भी अपने पास रख लेते हैं, और फिर उस वीटो को इस्तेमाल किया। अगर ये ना करते तो क्या 75-70 साल से 80 साल से ये हमारा कश्मीर का इशू या पैलेस्टाइन का इशू रहता। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए और यूएन की रीसेट होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर ये ना हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर जैसा एक था ना, तो अभी 2 हैं, नेतन्याहू भी है और ये मोदी भी है। मोदी ने पाकिस्तान पे हमला किया तो कहाँ से मतलब है उसको। अच्छा, ये इस पे एजाज चौधरी साहब आप का क्या ख्याल है कि ये जो ट्रंप का जो दौरा चीन है, इस दौरा चीन के बाद सीज़ फायर जो है वो एक मुस्तकिल अमन मुआहदे में तब्दील हो जाएगा या ये सीज़ फायर टूट जाएगा? देखिए, सीज़ फायर टूटने में डोनाल्ड ट्रंप साहब की दिलचस्पी नहीं है। वो बुक्के लगा रहे हैं, उनके बहुत सारे साथी हैं। अभी मैं जॉन बोल्टन साहब का आर्टिकल पढ़ रहा था, वो इनके रह चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, लेकिन बाद में इनसे खफा हो गए। वो ये कह रहे हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए खफा हूँ कि वो ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। और तो अभी तक वो नशा है वहाँ पे इस बात का
इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर वो है, सिर्फ ये है कि जो अस्करी लिहाज से तो उन पे दबाव है कि कुछ करें, लेकिन सियासी लिहाज से दबाव है कि आप ना करें। मेरे ख्याल में चीन के अंदर भी चीन उनको समझाएगा कि आप ये काम ना करें, ठीक है। आप ये सेटलमेंट करें। आप अगर इस तरफ जाएंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा और हमें कोई नहीं होगा नुकसान। देखिए चीन का एक तो 40% से ज्यादा उनके जो एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल्स आ चुके हुए हैं और हाइडल है, उनका सोलर बहुत है, विंड बहुत आ गई है और इतने बड़े बड़े स्टॉक पाइल्स उन्होंने रखे हुए हैं अपने पास। उसमें से भी फॉसिल फ्यूल में से भी कोल यहाँ से नहीं आता, कोल कहीं और से आता है, ये सिर्फ यहाँ से ऑयल एंड गैस आती। तो चीन को वो दबा नहीं सकते इस बात से। तो मेरे ख्याल में चीन के पास ये स्पेस है कि उनको रोके इस बात से। जी अब एक और भी इशू है और वो ये है कि ये जब से सीज़ फायर हुआ है ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो जैसे ही सीज़ फायर के लिए कोशिश शुरू हुई तो हमने देखा कि पाकिस्तान अंदर जो हैं वो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो गया और अब ये वाक़यात जो हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। जब ये ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई थी तो जंग के 2-3 जो हफ्ते थे उसमें ये दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए, लेकिन फिर आपने देखा कि 2 अप्रैल को बन्नू का जो इलाका है थाना दुमेल का, वहाँ पे एक बम धमाका हुआ, 5 अफराद और वहाँ पे ज़ख्मी हो गए और 5 जहाँ भाग हो गए। और 12 अप्रैल को ग्वादर जूनी में BLA का हमला हुआ, 3 कोस्ट गार्ड शहीद हो गए। 20 अप्रैल 2026 को खुशदार में फायरिंग से एक लेडी कांस्टेबल और 3 लेडीज़ एहलकार शहीद हुए। फिर 22 अप्रैल को बलोचिस्तान में माइनिंग कंपनी की साइट पे हमला हुआ, तुर्क शहरी समेत 10 मुलाजमीन जहाँ भाग हुए। 9 मई 2026 बन्नू में एक पुलिस चौकी पर हमला हुआ, 15 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। और फिर 12 मई 2026 को लकी मरवत के नौरंग थाने के करीब धमाके में 2 ट्रैफिक एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हुए। और आज 12 मई को फतह खेल बन्नू में एक पुल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया है। तो ये जो अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अचानक एक स्पाइक आया, इजाफ़ा हुआ है सीज़ फायर के बाद,